Hello students, I'm again back with part 2 of theme 7, chapter 11, Australia, Physical Division and Physical Features. Student, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, still here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with फिजिकल फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल फीचर्स से हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, जैसे हमारे इंडिया में हमने देखा हिमालयन माउंटेन है, थार डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स है और सेट्स ऑफ आइलैंड भी हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी डिफरेंट टाइप के फिजिकल फीचर्स हैं। पर ऑस्ट्रेलिया में क्या नहीं है ये है कि बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स नहीं है। जैसे हम हिमालय की बात करें तो हिमालय में 10 हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन नहीं है। इंडिया में गंगा जैसी बड़ी रिवर है, ऐसी लार्ज रिवर भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। इवन डीप वैली भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ठीक, कोई बात। मेन फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें, ईस्ट टू वेस्ट, द मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग डिवीजन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट जाते हुए आपको ये डिविजन्स मिलेंगे। पहला डिवीजन है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। दूसरे मिलेंगे ईस्टर्न आइलैंड, तीसरा रिफ्ट वैली ऑफ ऑस्ट्रेलिया, चौथा द ग्रेट आर्टेशियन बेसिन, देन द सेंट्रल प्लेट्यू एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू। आपको लर्न करना है बेटा, है ना, इसमें कुछ समझने का नहीं है तो लर्न करना है। 6 मेन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आर ग्रेट बैरियर रीफ, ईस्टर्न आइलैंड, ग्रेट वैली of the Rift Valley of Australia, the Great Artesian Basin, the Central Lowland और the Western Plateau। लर्न हो जाना चाहिए फटाफट से, चाहिए तो है। ठीक है। अब अच्छा, आप लोगों को अपने अरेबियन सी में एक आइलैंड है जिसका नाम है लक्षद्वीप, पता होगा ना। वो लक्षद्वीप भी कोरल आइलैंड है जिसको बनाने वाला एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक टिनी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पोलैप्स। ठीक है। तो बेटा पोलैप्स, जैसे आप लोगों ने अपना शंख देखा है ना, शंख जो हम पूजा में बजाते हैं, वो जो शंख शेल जो होता है उसके अंदर एक कीड़ा होता है। जैसे जैसे वो ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है, शंख भी बड़ा होता जाता है, वैसे ही पोलैप्स के साथ होता है कि एक शेल के अंदर पोलैप्स रहते हैं और जैसे जैसे पोलैप्स बढ़ते हैं वो शेल बढ़ता जाता है और एक टाइम के बाद जब पोलैप्स की डेथ होती है तो वो शेल को वहीं खाली छोड़ देते हैं और फिर ये शेल से ही बना हुआ है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। अब मैं ये इंडिया की कहानी आपको क्यों सुना रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी एक सी गार्डन है। द कोरल रीफ आर ऑल्सो नोन एज सी गार्डन। कोरल रीफ को ही हम क्या बोलते हैं, सी गार्डन्स। कोरल रीफ्स आर ऑल्सो नोन एज सी गार्डन्स। जो कोरल रीफ है वो बनी होती है थाउजेंड्स ऑफ टेनी एनिमल्स कॉल्ड पोलैप्स। कोरल किससे बना होता है, थाउजेंड्स ऑफ टेनी एनिमल्स कॉल्ड पोलैप्स। तो हम डिस्कस करेंगे बच्चों फर्स्ट फिजिकल फीचर को, जो है द ग्रेट बैरियर रीफ। मेरी बात सुनो बच्चा, तभी हम लोग बोलते हैं कि फोटो जब भी आप लोग सेंड करते हैं थोड़ा सा केयरफुली उनको क्लिक करें। अभी फोटो में आपको रफ नहीं दिख रहा है, एक और पीडीएफ है मेरे पास, उसमें इतना लाइट है तो भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो फोटो प्रॉपर क्लिक करें। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द ग्रेट बैरियर रीफ, वास्ट कोरल रीफ फाउंड अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब मेरी बात सुनो, सपोज करो ये ऑस्ट्रेलिया है तो ये इसका नॉर्थ हुआ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। मतलब ये अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, मतलब इस पार्ट की बात करें, तो इस पार्ट में मिलेंगी आपको क्या मिलेंगी, वास्ट कोरल रीफ। ठीक है, जिन्हें हम ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को आप क्या बोलते हो, ग्रेट बैरियर रीफ। ये सेकेंड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम, सॉरी सेकेंड लास्ट नहीं, ये लार्जेस्ट ही है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। इसके अंदर 300 इंडिविजुअल रीफ्स हैं और 900 आइलैंड है। कितने आइलैंड से मिलके बनाए ये, 900। 3000 इंडिविजुअल रीफ्स हैं और 900 आइलैंड आते हैं। ठीक हुई बात। मैंने अभी बताया आपको कोरल पोलैप्स है ना, जो कीड़ा होता है उसके मरने पे जो उसकी आउटर शेल जो होती है उससे बनते हैं आइलैंड। तो सबसे बड़ा जो कोरल रीफ सिस्टम है वो ग्रेट बैरियर रीफ ही है। इसके अंदर 3000 आपको इंडिविजुअल रीफ्स मिलेंगे और 900 आइलैंड मिल जाएंगे। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया की, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है। किसमें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। चलो, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये रही बच्चा ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ
ऑस्ट्रेलिया। अगर आप देख पा रहे हैं वीडियो में तो ठीक है, नहीं तो अपनी बुक ओपन करें, बुक में देखें, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और वेस्ट। अब ग्रेट बैरियर रीफ की लोकेशन हमने क्या देखी, नॉर्थ ईस्ट, ये रही ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है बात। अब बेटा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट था तो इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी था, तो इसको प्रोटेक्ट करते हैं हम ग्रेट बैरियर रीफ मराइन पार्क। ग्रेट बैरियर रीफ मराइन पार्क से हम इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ऑस्ट्रेलिया में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पहली बात तो ये, इसको बहुत केयरफुली रखना पड़ेगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरा कि यहाँ पर टूरिज्म भी बहुत है ना, तो टूरिज्म बहुत है इसलिए इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है, ऑस्ट्रेलिया में टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है, चलो अब हम चलेंगे ईस्टर्न आइलैंड पे। जो ईस्टर्न आइलैंड है वो एक्सटेंड करते हैं बच्चा केप यॉर्क पेनिनसुला, नॉर्थ ईस्ट में कैप यॉर्क पेनिनसुला से स्टार्ट होके साउथ में ये तस्मानिया पे ख़त्म होते हैं। ईस्टर्न आइलैंड कहाँ से कहाँ तक है बच्चा, नॉर्थ ईस्ट में ये केप यॉर्क से स्टार्ट होंगे और ख़त्म होंगे तस्मानिया पे। दीज आइलैंड आर ऑल्सो नोन एज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यही जो आइलैंड है इन्हीं को हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। They are also called so because their slopes divide the water flow। क्यों हम इनको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं बच्चा, क्योंकि इनके जो स्लोप्स हैं वो वाटर के फ्लो को, जो रिवर के वाटर का जो फ्लो है उसको डिवाइड करते हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं जो पैसिफिक ओशन में ड्रेन करेंगी, है ना, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कहाँ पर ड्रेन करेंगी, द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स एंटर द सेंट्रल, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर सेंट्रल लोलैंड में आ जाएंगी और इरिगेशन फैसिलिटी देंगी। देखो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर अगर होंगी तो ईस्ट साइड में जाएंगी, तो ईस्ट में क्या मिल जाएगा, पैसिफिक ओशन, पर जो वेस्टर्न फ्लोइंग होंगी वो सेंट्रल लोलैंड में पहुंच जाएंगी और इरिगेशन फैसिलिटीज के काम में आने वाली है। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखो पहला जो हमने पार्ट पढ़ा था, हमने पहले ही बोला था जब फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने स्टार्ट किया वीडियो कि हम ईस्ट टू वेस्ट फिजिकल फीचर्स को पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे ईस्ट साइड में हमने पहले देखी ग्रेट बैरियर रीफ, अब हम उसके बाद देख रहे हैं ईस्टर्न हाईलैंड। क्या देख रहे हैं बेटा, ईस्टर्न हाईलैंड, और ये रही तो आप लोगों की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये जो रिवर का जो फ्लो है उसको क्या करती है, डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से अगर कोई रिवर ईस्ट में जा रही होगी तो obviously बात है वो कहाँ पहुँच जाएगी, पैसिफिक ओशन में पहुँच जाएगी। पर अगर वो वेस्टर्न फ्लोइंग है तो कहाँ जाएगी, सेंट्रल लोलैंड में जाएगी और यहाँ पर एग्रीकल्चर इरिगेशन में काम में आएगी। मतलब खेतों को पानी देना है, एग्रीकल्चर को वाटर सप्लाई करना, इरिगेशन होता है। ठीक है बात। अब अच्छा जो एक्सट्रीम पार्ट है ईस्टर्न हाईलैंड का उसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन एल्प्स। एल्प्स वैसे यूरोप में है, ठीक है, पर ऑस्ट्रेलियन एल्प्स भी हैं। इसी में जो माउंट कुजियास को हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग पैराग्राफ में, जिसकी हाइट है 2228, वो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स में ही मिलेंगे। ये हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया की जो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स में ही है। ये जो आइलैंड है इनके स्टीप स्लोप्स हैं। स्टीप स्लोप्स कैसे होते हैं, देखो बेटा इसको बोलते हैं हम जेंटल स्लोप, है ना, धीरे से आप अच्छे से चढ़ सकते हो और आप उतर भी सकते हो, इन्हें बोलते हैं स्टीप स्लोप्स। मतलब उतरते टाइम तो भी प्रॉब्लम और चढ़ तो आप पाओगे नहीं, ठीक है ना, और रिवर भी उतरेगी यहाँ से तो क्या बनाएगी, वाटर फॉल, तो इसको बोलते हैं स्टीप स्लोप्स। आई बात समझ में, स्टीप स्लोप्स है ईस्टर्न साइड में, वाइल दे हैव जेंटल स्लोप ऑन वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड में ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा, तो ईस्टर्न साइड में तो भाई स्टीप स्लोप है पर वेस्टर्न साइड में जेंटल स्लोप है। आई बात समझ में, इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे, पर ईस्ट में तो भैया क्या है, स्टीप स्लोप है, इस साइड स्टीप स्लोप है, इस साइड जेंटल स्लोप है। ये जो आइलैंड है हमेशा स्नो से कवर रहते हैं, जब तक ठंडी रहेगी इनके ऊपर से बर्फ भी मिलेगी, आपको और कुछ नहीं मिलेगी। अब ये जो आइलैंड है बच्चा इनका स्टीप स्लोप है ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न स्लोप है पर वेस्टर्न साइड में जेंटल स्लोप है। मतलब इस टाइप का माउंटेन है कि वेस्टर्न साइड पे तो जेंटल स्लोप है बेटा, पर ईस्टर्न साइड पे
स्टीप स्लोप है, ईस्टर्न साइड पे स्टीप स्लोप होने का मतलब यहाँ से अगर रिवर नीचे की तरफ आएगी बच्चा तो वो वाटरफॉल बनाएगी और इसको इजीली चढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है। पर यहाँ पे इजीली आप उसको चढ़ भी सकते हो, उतर भी सकते हो, तो इसको बोलते हैं जेंटल स्लोप, इसको बोलते हैं स्टीप स्लोप। ये जो हाईलैंड्स हैं ये हमेशा कवर रहते हैं बच्चा विंटर्स में, किससे? बर्फ से। हमेशा विंटर्स में ये स्नो से कवर्ड रहते हैं ये हाईलैंड्स, और बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती हैं यहाँ से। ये जो हाईलैंड्स हैं यहाँ से बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती हैं। अब डू यू नो सेक्शन पढ़ेंगे तो जो माउंट कोजियोस्को है वॉज नेम्ड बाय द एक्सप्लोरर। माउंट कोजियोस्को जो नाम है वो एक एक्सप्लोरर ने दिया है जिनका नाम है सर पॉल एडमंड दी जिल्स्की, ठीक है। इन्होंने नाम दिया है किसके ऑनर में? थेडियस कोजियोस्को, थेडियस कोजियोस्को। थेडियस कुजियोस्को एक पॉलिश सोल्जर और पेट्रियट थे। पेट्रियट मतलब देशभक्त, सोल्जर मतलब सैनिक। तो एक पॉलिश सोल्जर पेट्रियट को रिस्पेक्ट ऑनर करने के लिए थेडियस कोजियोस्को जिसका नाम था उसके ऑनर में हमने एक माउंटेन की पीक का नाम दे दिया माउंट कोजियोस्को। और देने वाले व्यक्ति कौन थे? सर पॉल एडमंड दी स्ट्रेस्की। अब हम पढ़ेंगे द रिफ्ट वैली ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो भाई जो रिफ्ट वैली है ऑस्ट्रेलिया की, ये कैसे बनी है? अब रिफ्ट वैली कैसे बनती है देखो जरा। अगर किसी भी लैंड मास का, ठीक है, इस तरीके से कोई प्लेस है और उसमें दो फॉल्ट आ जाए, क्या आ जाए बेटा? फॉल्ट आ जाए, और धीरे धीरे करके ये जो बीच वाला एरिया है ये सिंक कर जाए। ये पहले फॉल्ट आए, क्रैक्स आ गए प्लेट में, मतलब अर्थ के आउटर सरफेस पे क्रैक्स आ गए। अब इस क्रैक्स के कारण ये जो अपर पार्ट था ये इस तरीके से नीचे चला गया, सिंक कर गया, और ये दोनों पार्ट बच गए, ठीक है। इसका अपोजिट भी होता है। इस बार कई बार कैसे होता है देखो, ये था ऐसे फॉल्ट आए तो ये तो सेम ही रहा, पर बाकी ये वाला पार्ट इस तरीके से सिंक करके नीचे चला गया और ये वाला पार्ट भी नीचे चला गया, ठीक। कोई बात? चलो। A valley has been formed by shrinking of land between two roughly falls. दो रफली फॉल्स के बीच की जो ज़मीन थी वो नीचे चली गई, उसे ही हम क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। सच वैली आर लॉन्ग इन प्रपोर्शन टू इट्स विड्थ। ये लॉन्ग ज़्यादा होती है, विड्थ इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती। सच वैलीज आर लॉन्ग इन प्रपोर्शन ऑफ इट्स विड्थ, विड्थ के प्रपोर्शन में लंबी ज़्यादा होती हैं। जो रिफ्ट वैली होती है वो सिग्निफिकेंट फीचर है ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का। द रिफ्ट वैली ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड इन सदर्न पार्ट। रिफ्ट वैली ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर सिचुएटेड है? सदर्न पार्ट है, उसमें बहुत सारी लेक्स हैं। देखो देखें एक बार हम, नहीं दिए हैं बेटा। ईस्टर्न आइलैंड दिया है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दी है, ये माउंट खुजियोस को दिया है, पर रिफ्ट वैली नहीं दिखाई। ये है बेटा रिफ्ट वैली। देखो ये देखो, मैंने बताया ना आपको, इस तरीके का एरिया होता है। फॉल्ट आने के बाद में ये वाला एरिया धीरे से ज़मीन में शिंक कर जाता है। अब कैसा बचेगा? ऐसा बचेगा, ऐसा बचेगा, और ये वाला एरिया तो नीचे चला गया। तो इसी को क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली। समझ में आ ही गया होगा। लेक गैडनर, लेक टॉरेंस, ये दोनों ही रिफ्ट वैली में लोकेटेड है। स्पेंसर गल्फ लोकेटेड इन सदर्न ऑस्ट्रेलिया। स्पेंसर गल्फ कहाँ पर है? सदर्न ऑस्ट्रेलिया है, वो भी एग्जाम्पल है रिफ्ट वैली का। तो लेक गार्डनर, लेक टॉरेंस, स्पेंसर गल्फ। स्पेंसर गल्फ कहाँ पर है बच्चा? वो भी रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। लेक गार्डनर, लेक टॉरेंस वहीं रिफ्ट वैली में ही लोकेटेड है। फोर्थ पढ़ेंगे द ग्रेट आर्टिशन बेसिन। अब बच्चा जो ग्रेट आर्टिशन बेसिन है ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और एक यूनिक फीचर है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो जो ग्रेट आर्टिशन बेसिन है ये क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में है। ये मेजर पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड का। यहाँ पर सरफेस एकदम फ्लैट है। जो ग्रेट आर्टिशन बेसिन है वहाँ पर आपको अंडरग्राउंड, नीचे ज़मीन के अंदर क्या मिलेंगे? वाटर सोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। ये जो वाटर सोर्सेज जो ज़मीन के अंदर मिलेंगे इससे आप इरिगेशन कर सकते हो, खेतों को पानी दे सकते हो, जानवरों को पानी पिला सकते हो। द आर्टिशन वेल कैन बी डिफाइंड। अब मैम 1 मार्कर में पूछ सकती हूँ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आर्टिशन वेल, ठीक है। तो जो आर्टिशन वेल है उनको आप बोलते हो एज अ वेल थ्रू विच अंडरग्राउंड वाटर कम्स आउट बाय इटसेल्फ। एक ऐसा कुआं जिसमें जो अंडरग्राउंड वाटर है वो अपने आप ही ऊपर आ जाता है, ठीक है बात। चलो
अगर हम आर्टिशियन बेसिन की बात करें तो यहाँ पर परमिएबल रॉक्स बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ इम्परमिएबल रॉक, परमिएबल रॉक है पर 2 लेयर उसके ऊपर और नीचे इम्परमिएबल रॉक की हैं। तो जो सरफेस वाटर होता है परकोलेट होता है, इस लेयर के थ्रू परमिएबल अगर लेयर हुई तो उसके थ्रू वाटर परकोलेट हो जाएगा। ये जो वाटरी बेसिन होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्वेफर। जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, एक्वेफर। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है बेटा, जो एक्वेफर होते हैं, जो एक टंकी की तरह काम कर रहे हैं, एक स्टोरेज टैंक की तरह काम कर रहे हैं, वो भर जाते हैं। और बेटा इतने भर जाते हैं कि प्रेशर के थ्रू वो पानी अपने आप ही बाहर की तरफ निकलने लगता है। देखो कैसे, ये जो पहली रॉक रही, फिर आपके पास आएगी परमिएबल रॉक, पहली ये वाली इम्परमिएबल रॉक, परमिएबल रॉक, फिर बीच में इम्परमिएबल रॉक। अब ये जो परमिएबल रॉक है और ये ऊपर और नीचे किसकी लेयर है, इम्परमिएबल रॉक की लेयर है। तो यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है बेटा परकोलेट होके यहाँ इतने इकट्ठा हो गया, इतने इकट्ठा हो गया, इसी को बोलते हैं एक्वीफर। कि अब बेटा ये पानी अपने आप प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ जाने लगेगा, इसको बोलते हैं आर्टिशियन वेल। और इसी तरीके से बन जाएंगे आर्टिशियन वेल। और अगर अभी भी आप लोगों को आर्टिशियन वेल समझ में नहीं आया है ना, मुझे लगता है नहीं आया होगा, मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि वो मैंने ठीक से बताया। तो एक वीडियो यूट्यूब में है ऑन आर्टिशियन वेल, उस वीडियो को देखो, उन्होंने प्रॉपर आपको 3D वे में दिखाया है, परमिएबल रॉक, इम्परमिएबल रॉक, परमिएबल रॉक, ऐसे करके, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब सेंट्रल लोलैंड की अगर हम बात करें तो सेंट्रल लोलैंड कहाँ किस किस के बीच में सिचुएटेड है, ईस्टर्न हाईलैंड और वेस्टर्न प्लेट्यू के बीच में मिलेंगे आपको सेंट्रल हाईलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया का 33% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, ये एक्सपांड करते हैं एनकाउंटर बेस, साउथ में एनकाउंटर बेस है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया तक, नॉर्थ में गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। ये जो ऑस्ट्रेलिया का ऐसा वाला पार्ट दिखता है आपको, एक मिनट फिर से बनाती हूँ, ये जो ऐसा पार्ट दिखता है ना हमें ऑस्ट्रेलिया का, ये इसी को बोलते हैं गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया जो नॉर्थ में है वहां से लेके एनकाउंटर बेस साउथ तक क्या ही है बच्चा, हमारा सेंट्रल आइलैंड। ये लोएस्ट लैंड फीचर है ऑस्ट्रेलिया का, सबसे नीचाई पर अगर कोई ज़मीन है तो वो सेंट्रल लो लैंड ही है। यहाँ पर सीजनल रिवर्स हैं। ठीक है, जब बारिश पड़ती है तो कुछ सीजनल रिवर्स तैयार हो जाती हैं और बारिश के बाद वो रिवर्स भी गायब होने लग जाती हैं धीरे धीरे करके। जो सेंट्रल लोलैंड है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो पहले हम पढ़ेंगे द मुरे डार्लिंग बेसिन। क्या पढ़ेंगे, मुरे डार्लिंग बेसिन। तो जो मुरे डार्लिंग बेसिन है वो कहाँ पर मिलती है, सदर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल लोलैंड, सेंट्रल लोलैंड के सबसे साउथ में मिलेगा आपको मुरे डार्लिंग बेसिन। ठीक है, यहाँ पर 2 रिवर हैं, एक है मुरे, दूसरी है डार्लिंग। दीज आर द लॉन्गेस्ट एंड पेरिनियल रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये जो रिवर है मुरे और डार्लिंग, ये बहुत ही लंबी और पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब क्या होता है, वो रिवर बेटा जिनमें साल भर पानी हो। द रिवर विच इज हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड पेरिनियल रिवर। तो जो मुरे है वो मेन रिवर है, जबकि डार्लिंग उसकी ट्रिब्यूटरी है। जो मेन रिवर में अपना पानी देने वाली छोटी रिवर को हम बोलते हैं बेटा ट्रिब्यूटरी। मेन बड़ी रिवर को पानी देने वाली छोटी रिवर्स को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। मुरे डार्लिंग बेसिन जो कि बहुत बड़ा बेसिन है, वहाँ पर बहुत ही फर्टाइल सॉइल अवेलेबल होती है, ज़मीन बहुत उपजाऊ है, आप कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आएगा लेक एयर बेसिन। जो लेक एयर बेसिन है वो इनलैंड ड्रेनेज बेसिन है बेटा, ऑस्ट्रेलिया का इनलैंड ड्रेनेज बेसिन है जो सेंट्रल लो लैंड के बिल्कुल बीच में ही है। ये जो बेसिन है ये 11 मीटर बिलो है सी लेवल के, मतलब जो सी का मेन लेवल होता है ना, जिसके एक मेन सी लेवल है, इसके ऊपर आप हाइट नापते हो और उसके नीचे डेप्थ। तो नीचे 11 मीटर की सी लेवल से भी 11 मीटर नीचे है इसका बेसिन। बहुत सारी जो छोटी छोटी रिवर्स हैं, स्ट्रीम हैं, जो ओशन तक नहीं पहुंच पाती, वो किस में आके मिल जाती हैं, लेक एयर में। और बेटा ये लार्जेस्ट सॉल्ट लेक है इन द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील सॉल्ट लेक है। ठीक है, तो लेक आयर बेसिन क्लियर है। लेक आयर बेसिन का जो एरिया है बच्चा वो 11 मीटर नीचे है, किससे, सी लेवल से।
कारपेंट्रिया लोलैंड, ठीक है। ये कहाँ पर है? नदर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल लोलैंड। मैंने बताया ना, ये जो ऑस्ट्रेलिया का ऐसा वाला रीजन है, इसको बोलते हैं कारपेंट्रिया। सॉरी सॉरी, ऐसा कुछ एरिया है ना ऑस्ट्रेलिया का, ये वाले एरिया को बोलते हैं हम कारपेंट्रिया। ये नदर्न पार्ट में है, सेंट्रल लोलैंड के नदर्न पार्ट में। बहुत सारी स्मॉल रिवर्स हैं इस रीजन में, जो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया में ही आके गिरती हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्टिशियन बेसिन है। क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्टिशियन बेसिन कारपेंट्रिया लोलैंड। वही परमिएबल इम्परमिएबल पता है ना, पानी के सोर्सेस। अभी हम लोगों ने बेटा ऊपर इनलैंड ड्रेनेज पढ़ा, तो जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है वो रिवर का वो सिस्टम है, स्ट्रीम का वो सिस्टम है किसी भी एरिया के, जो सी या ओशन तक नहीं पहुंचता, अपने आप को किसी लेक में पूरा पानी दे देता है और डिसअपेयर हो जाता है ग्राउंड में, ठीक है। इनटू रिवर, या तो वो लेक को पूरा पानी दे देगा, और लेक को अगर उसने पानी नहीं दिया तो वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इनलैंड ड्रेनेज का मतलब क्या होता है कि कोई रिवर है, अगर वो ओशन तक, सी तक नहीं पहुंच पा रही, तो किसी लेक में अपना पानी दे दे, या लेक में भी अपना पानी नहीं दे पा रही, तो वो क्या हो जाती है? डिसअपेयर, वहां से दिखना बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है बात। अब हम लास्ट फिजिकल फीचर पढ़ेंगे, जो कि है वेस्टर्न प्लेट्यू। जो ग्रेट वेस्टर्न प्लेट्यू है वो ऑस्ट्रेलिया का, मतलब पूरे कॉन्टिनेंट का आधा पार्ट किसको कौन ही लेते हैं? वेस्टर्न प्लेट्यू। इनका जो एवरेज हाइट है वो है 305 मीटर टू 460 मीटर। ग्रेट वेस्टर्न प्लेट्यू वेस्टर्न सॉरी कॉन्टिनेंट का हाफ पार्ट मतलब ऑक्यूपाई करते हैं। इनकी जो एवरेज हाइट है वो 305 मीटर से 460 मीटर है। ये 2/3 ऑफ कॉन्टिनेंट है, इट कवर्स अबाउट 2/3 ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के 2/3 पार्ट में है, बोला ना बेटा कि हाफ ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब 2/3 पार्ट में है। ये ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है ऑस्ट्रेलिया का। जैसे हमारे इंडिया के डेक्कन प्लेट्यू को हम बोलते हैं कि ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना लैंडफॉर्म है। एरिड और सैंडी डेजर्ट है। Arid and sandy desert of Australia like Gibson Desert, Great Sandy Desert, Great Victorian Desert, ये यहीं पर आपको मिलेंगे। ये ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है ऑस्ट्रेलिया का। एरिड और सैंडी डेजर्ट जो जितने भी हैं ऑस्ट्रेलिया के, भले वो गिब्सन डेजर्ट हो, ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट हो, ये सब यहीं मिलेंगे वेस्टर्न प्लेट्यू में, ठीक है। किम्बरले प्लेट्यू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। वेस्टर्न प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न, वेस्टर्न प्लेट्यू खुद वेस्ट में, और उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में किम्बरले प्लेट्यू मिलेगा, जहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट है इस रीजन के, मतलब ऊंचाई अच्छी खासी है। फ्यू रग्ड और इरोडेड माउंटेन भी। इरोडेड का मतलब क्या होता है बेटा? एक माउंटेन बनता है, धीरे धीरे करके टूटता रहता है, टूटता रहता है, और इस तरीके से बन जाता है, तो इसको बोलते हैं हम इरोडेड माउंटेन। फ्यू रग्ड इरोडेड माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे हैम्सले, मुस्ग्रैव, माउंट टॉम प्राइस, ड्यूरैक, मैकडोनल, मैकडोनल, ड्यूरैक, माउंट टॉम प्राइस, मुस्ग्रैव और हैम्सले। जो वेस्टर्न प्लेट्यू है वो हार्ड रॉक से बना हुआ है, ठीक है। आयर्स रॉक इनमें से एक है, जो 19 किलोमीटर का एरिया लेती है वेस्टर्न प्लेट्यू का। आयरन रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड उरुलू। आयरन रॉक्स को ही क्या बोलते हैं? उरुलू। चलो चलो चलो, तो अभी हमने पढ़ लिया, फिर से पढ़ो। देखो, जो वेस्टर्न प्लेट्यू है वो हार्ड रॉक से बना हुआ है। आयरन रॉक इसमें से एक है, जो 19 किलोमीटर के एरिया में है। आयरन रॉक को ही उलूरू भी कहते हैं। उलूरी का मतलब होता है वो प्लेस, उलूरी का मतलब वो प्लेस होता है जहाँ पर सनराइज और सनसेट के बीच में जो रिवर विंड्स है वो मॉन करे, मतलब हवाओं की बहुत तेज तेज आवाज आए, जू जू, वैसी वाली हवाएं आए, मौन करे मतलब चिल्लाना, और दुख में चिल्लाने को मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है। मौन करना मतलब दुख में चिल्लाना। उलूरू मीन्स द प्लेस वेयर विंड मोन्स बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। जब सनराइज और सनसेट होगा उसके बीच में विंड्स मौन करेंगी। मौन मतलब दुख में, ग्रीफ में चिल्लाना। आयर रॉक रेड सैंडस्टोन से बनी है। जो रॉक है वो अपना कलर चेंज करती है, जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ेगा नीचे उतरेगा तो रॉक्स के कलर में भी डिफरेंस आएगा। ये है रेड सैंडस्टोन से बनी रॉक, तो सूरज की रोशनी के साथ इनके कलर में भी चेंज आता है। अब डू यू नो सेक्शन में देखते हैं बच्चा, जो आयर्स रॉक है ये लार्जेस्ट मोनोलिथ है वर्ल्ड में।
मोनोलिथ मतलब क्या होते हैं? बड़े बड़े पत्थर, है ना? तो एक ही सिंगल पत्थर है ये, बहुत बड़ा मोनोलिथ। मतलब ऐसे एक ये रॉक हो गई, एक ये रॉक हुई, तो ये अलग अलग है ना, ये ऐसा नहीं है, ये एक ये पत्थर है, ये देखो दिख रहा है, आयर रॉक। कितना बड़ा मोनोलिथ है, एक ही। जो आयर रॉक है ये लार्जेस्ट मोनोलिथ है पूरे वर्ल्ड का। इनका ओरिजिनल नेम होता है उलूरू। इसकी हाइट है 348 मीटर और सरकमफेरेंस है 9 किलोमीटर की। इसका जो नाम है वो हेनरी आयर्स के नाम पे रखा गया है, एट्थ प्रीमियर ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया के एट्थ प्रीमियर हेनरी आयर्स के नाम पे इस रॉक का नाम रखा गया है, जो कि एक सबसे बड़ा मोनोलिथ है पूरी दुनिया में। सनराइज टाइम ऑफ द डे, और यहाँ पर उनकी रॉक का कलर की बात हुई। सनराइज होता है तो ब्राइट फायरी रेड, जलता हुआ आग जैसे दिखती है वैसे दिखता है सनराइज के टाइम। आफ्टरनून के टाइम में येलो दिखने लगता है और सनसेट के टाइम पे ये वॉयलेट दिखने लगता है। और सच में ऐसा ही होता है स्टूडेंट, कभी जाओ ऑस्ट्रेलिया और घूम के आओ। मैंने तो वीडियोस में ही देखा है, पर सच में होता है। सनराइज ब्राइट रेड, आफ्टरनून डीप येलो, सन सेट वॉयलेट। अब हम बात करेंगे ओल्गा। ओल्गा यहाँ की एक और स्ट्रेंज माउंटेन है वेस्टर्न प्लेट्यू की। इसमें 36 डोम शेप पीक्स हैं। कैसी पीक है? डोम शेप, इस तरीके से डोम शेप पीक। जो ओल्गा माउंटेन है उसका एरिया 15.5 माइल्स है, उलुरु के वेस्ट में है। दे वर फॉर्म्ड बाय रेन एंड विंड इरोजन। ये कैसे बनी है बच्चा? विंड इरोजन और रेन इरोजन से। चलो अब डिस्कस द फॉलोइंग आप लोग करेंगे, और जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? चलो चलो चलो। और ये जो है ना लेक सांबर, ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि लेक सांबर हमारे इंडिया में है। पर आपको ये जरूर पता है कि ऑस्ट्रेलिया में सॉल्ट वाटर लेक, अभी हमने पढ़ी कि एशिया की बड़ी सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, पर सांबर लेक है इंडिया में। ठीक है बात? चलो students, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.